हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। आज अकबर का लेक्चर नंबर 6 है और बहुत ही जल्दी अकबर का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आज हम अकबर की दक्षिण भारत की नीति देखेंगे, कैसे उत्तर भारत जीतने के बाद अकबर ने दक्षिण भारत में अपना कदम बढ़ाया और दक्षिण भारत की जो नीति थी वो 1593 से 1601 के बीच ईस्वी के बीच में किया। दक्षिण भारत की नीति जानने से पहले छोटे मोटे उत्तर के राज्य हैं, उसने अकबर ने कैसे विजय प्राप्त किया, तो उसके पहले देख लेते हैं उत्तर भारत के राज्य को, छोटे मोटे जो थोड़ा सा छोटा हुआ है। मैंने यहाँ पिछले वीडियो में बताया था ना कि काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, चुनार, सिंध, बलूचिस्तान, इसके बारे में। फिर दक्षिण भारत में हम देखेंगे इसको। तो आइए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, होम पीसीएस को। तो सबसे पहले काबुल, ठीक है ना। तो बात करते हैं 1580 की, ठीक है। 1580 में क्या होता है कि बंगाल और बिहार, देखिए उस समय बिहार जो था ना, बिहार, ओ सॉरी, बंगाल के अंडर बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों आता था 1580 वगैरह में। तो बंगाल बिहार से कब अलग हुआ, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बताएंगे कि 1912 में हुआ था, ठीक है, ऐसे करके। तो 1580 में बंगाल बिहार के बहुत सारे प्रमुख मुसलमान अधिकारी अकबर के धार्मिक उदारता और सहनशीलता की नीति के विरुद्ध थे। जितने भी मुसलमान थे, अकबर हिंदू धर्म को भी मानने लगा था, थोड़ा थोड़ा मंदिर मस्जिद का निर्माण करवाता था और बहुत सारे हिंदुओं पे जजिया कर वगैरह जो हटा दिया था। तो वहाँ के जो काबुल का जो मुसलमान वगैरह था वो अकबर के विरुद्ध होने लगा और विद्रोह कर बैठा। विद्रोह करने वाला जो पहला व्यक्ति था, जो जिसने विद्रोह का आग उठाया था, उसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम यही सबसे ज़्यादा उछल रहा है और सब लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह कर रहा है। अकबर का सौतेला भाई, ठीक है ना, अकबर का सौतेला भाई है कौन, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। तो हुमायूं का ही पुत्र है मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, ठीक है। खुद को क्या करता है, सुल्तान घोषित कर लेता है। और कहाँ पे, तो काबुल में खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी फतवा जारी कर कहा, अकबर, देखिए यहाँ पे फतवा जारी कर कहा, अकबर के प्रति राजद्रोह करना एक धार्मिक कर्तव्य है। अकबर जो जैसा काम कर रहा है उसके खिलाफ तो राजद्रोह करना ही चाहिए हम सबको, ऐसा फतवा जारी करवाता है मुल्ला मोहम्मद यजदी। ये जौनपुर का काजी है, ठीक है ना। अकबर ने सेना भेजता है। अकबर का जो गवर्नर है मुजफ्फर खां, उसके नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजता है विद्रोह को दबाने के। लेकिन रास्ते में मुल्ला मोहम्मद यजदी, जिसने फतवा जारी करवाया, उसने घेर लेता है मुजफ्फर खां को और हरा देता है और भगाता है यहाँ से। अकबर गुस्से से खुद जाता है काबुल, ठीक है ना। पहले तो काबुल जाता है और सेना भेजा बंगाल बिहार पे कि जाओ पूरा बंगाल बिहार को फतेह कर लो, पूरा बंगाल बिहार को फतेह मतलब जीत के लाओ। और खुद गया और काबुल में जो विद्रोह कर रहा था ना, विद्रोही जो था, उसको बोला कि मौत के घाट उतार देंगे और मौत के घाट उतारा भी। और वहाँ पे जितने भी विद्रोही थे माफ़ी मांगने लगा। जैसे ही अकबर पहुँचा वहाँ पे, देख के डर से सब लोग माफ़ी करने लगा, माफ़ कर दिए। लेकिन अकबर माना नहीं और 1581 में मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की मृत्यु कर दी। देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम ये वही है जो इसने विद्रोह जारी किया। मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम जिसने विद्रोह चालू किया, उसकी हो गई मृत्यु, ठीक है ना। जैसे ही मृत्यु होती है विद्रोह खत्म होता है। तो इस तरीके से बंगाल बिहार हो जाता है किसके अंडर, अकबर के अंडर। कब होता है, तो 1580 में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कश्मीर पे अधिकार है। कश्मीर विजय कैसे किया था, तो कश्मीर पे अधिकार 1585 में किया है। कश्मीर का जो सुल्तान रहता है यूसुफ खां क्या करता है, 1581 में तृतीय पुत्र और 1585 में ज्येष्ठ पुत्र को मुगल सेवा में भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है, देखिए यहाँ पे जैन खां, बिरबल और हकीम अबुल फतेह, ये 3 लोग थे। इन लोगों को अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने को आदेश दिया। लेकिन रास्ते में कई वाली लोग वहाँ पे होते थे, मतलब उनके जनजाति के लोग हैं, रास्ते में युद्ध कर देते हैं, मतलब विद्रोह कर देते हैं और इन तीनों लोगों से युद्ध कर देते हैं, जिसमें बिरबल की हो जाती है मृत्यु। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लाखों करोड़ों बार, कि बिरबल की मृत्यु कैसे हुई, कौन से अभियान के दौरान बिरबल की मृत्यु हुई। बिरबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कश्मीर विजय करने जा रहा था तो बिरबल की मृत्यु हो गई। कौन किया, तो कई वाली लोग ने मृत्यु कर दी, ठीक है ना।
जैन खां हकीम अबुल फतेह वापस लौटा, और यहाँ तक कि कईवाली लोगों ने बीरबल की लाश तक वापस नहीं किया। कईवाली लोग एक जनजाति हुआ करता था, आदिवासी टाइप का, भाला खुरपी लेके चलता था और बहुत खतरनाक लोग भी होते थे। अकबर अब हो जाता है क्रोधित, भारी सेना लेके टोडरमल को अब भेजता है कि जाओ कईवाली लोग को मार के भगाओ और कश्मीर जीत के लाओ। कश्मीर में जो विद्रोह हो रहा होता है उसको विद्रोह को शांत करवाता है टोडरमल, और कईवाली लोग को भी मार भगाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अकबर अब क्या करता है। अकबर कश्मीर में यूसुफ खां जो था वहाँ का मतलब उससे संधि करता है और अपने दोनों पुत्र को मुगल सेना में भेजने का आदेश देता है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया, सुल्तान है यूसुफ खां और दोनों पुत्र को मुगल सेवा में भेज दिया। ठीक है, तो वही है। और ऐसा अकबर संधि, जो ताकतवर राजा तो अकबर है, तो अकबर का ही बात मानना पड़ेगा यूसुफ खां को, तो ऐसा ही होता है। उसके बाद देखिए सिंध विजय, छोटे छोटे मतलब अभियान है। सिंध विजय होता है 1591 ईस्वी में। भारत के उत्तरी पश्चिम पर अधिकार करके कंधार को हथियाना चाहता था। कौन? अकबर। कंधार, उत्तरी पश्चिम सीमा को, कंधार को हथियाना, लेकिन कंधार हथियाने में सफल प्राप्त हो रहा था उसको, अकबर को। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, थोड़ा मोना हथियाता है, लेकिन विद्रोह वहाँ जारी रहता है। उसके बाद देखते उड़ीसा पे विजय। सबका डेट याद रखिएगा। सिंध विजय कब किया था? 1591 में। उड़ीसा का विजय किया 1592 में। सब सीरियल वाइज चल रहा है। यहाँ का राजा था कुतुल खां लोहानी, उड़ीसा का, और इनके पुत्र का नाम था निसार खां। जब इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुल खां लोहानी, तो इसके पुत्र राजा बनता है और अकबर भेजता है यहाँ पे मान सिंह को। मान सिंह युद्ध लड़ता है जिसमें मान सिंह जीत जाता है, निसार खां मारा जाता है और उड़ीसा किसके अंडर आ जाता है? अकबर के अंडर। अब उसके बाद देखते हैं बलूचिस्तान का विजय। बलूचिस्तान का विजय होता है 1595 ईस्वी में। इसी को कंधार विजय के दौरान विदेशी शासक भी शामिल थे। देखिए कंधार विजय के दौरान बलूचिस्तान विजय कैसे होता है? अफगानों और मीर मासूम जो मुगल सेनापति थे, मीर मासूम को अकबर भेजता है और अफगान को मार के हराता है यहाँ पे, और मीर मासूम जीत जाता है। तो बलूचिस्तान भी किसके अंडर आ जाता है? अकबर के अंडर। कंधार विजय के विदेशी शासक फारसी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए कंधार में एक विदेशी शासक भी था, फारसी गवर्नर था, जिसको मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, वो समर्पण कर देता है। फिर भी यहाँ पे बलूचिस्तान का जो अफगान रहता है युद्ध लड़ता है उससे, मीर मासूम, और जीतता है। तो इस तरह से 1595 में बलूचिस्तान भी किसके अंडर हो गया? मुगल के अंडर, अकबर के अंडर। उत्तर भारत के समस्त राज्यों में जीत के बाद अकबर दक्षिण भारत की ओर बढ़ा गया। आइए बढ़ते हैं अकबर की दक्षिण भारत की नीति की ओर। तो अकबर ने दक्षिण भारत की नीति क्यों अपनाई और कब? अकबर को लगा था कि उत्तर भारत के समस्त राज्य हम जीत चुके हैं, लगभग बड़े बड़े जो राज्य हैं उसको जीतने के बाद अकबर बढ़ चला दक्षिण भारत की ओर और अपने ताकत का फरमाइश मतलब फैलाने लगा। तो 1593 से 1601 के ईस्वी के बीच में, याद रखिएगा, अकबर ने दक्षिण भारत की नीति को अपनाया था। और 1595 में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बलूचिस्तान का विजय किया था। तो उत्तर भारत में भी अभियान चला रहा था और दक्षिण भारत में भी कूद चुका था। तो दक्षिण भारत में आप सुने होंगे बहमनी साम्राज्य, जो 5 बराबर भागों में विभक्त हो चुका था, जिसमें एक खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और एक और था बिद्रा ऐसे कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जब बहमनी साम्राज्य को पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अकबर खानदेश पे आक्रमण करता है। अगर वहाँ का शासक रहता है अली खां। अली खां देखते ही अकबर को आत्मसमर्पण कर देता है, लो भैया सब कुछ तुम्हारा है, मेरा हाथ खड़ा कर देता है ये अली खां। अकबर की शक्ति से परिचित था ये और आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन अहमदनगर, यहाँ पे 2 होगा, अहमदनगर का जो शासक रहता है वो चांद बीबी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसके बारे में डिटेल से क्लास करवाएंगे, जैसे दुर्गावती, रूपवती के बारे में करवाए हैं हम एकदम डिटेल से। बहुत ही ताकतवर शासक है और ये अहमदनगर के साथ साथ बीजापुर और गोलकुंडा का भी देख रेख कर रही थी चांद बीबी। और ये हुमायूं का ही बीबी है शायद, हाँ बीबी ही है। तो चांद बीबी के जब चैप्टर देखेंगे तो हम उसके बारे में दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो जब खानदेश अकबर जीत लेता है तो लगता है कि मतलब आत्मसमर्पण कर देता है खानदेश,
तो अकबर को लगता है कि सारा देश को जीतना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आराम से जीत सकते हैं। तो लेकिन अहमदनगर शक्तिशाली था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा का देखरेख कौन कर रहा था? चांद बीबी, याद रखिएगा। तो अहमदनगर पे आक्रमण करने के लिए अब्दुल रहीम खाने खाने को अकबर ने भेजा। पता ही होगा अब्दुल रहीम खाने खाने कौन है? बैरम खां का बेटा है, ठीक है ना। और अकबर का द्वितीय पुत्र मुराद, मुराद 1 नंबर का पियक्कड़ था। दोनों को भेजा, लेकिन दोनों को सफलता नहीं लगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब चांद बीबी का चैप्टर देखेंगे तो अहमदनगर के बारे में डिटेल से देखेंगे। 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। असीरगढ़ किले पे 6 महीने से डेरा डाल के बैठा था अकबर, जीत ही नहीं पा रहा था। लगभग 6-7 महीने हो चुके थे, दरवाजा ही नहीं खोल पा रहा था असीरगढ़ का। तो आइए असीरगढ़ किले के बारे में डिटेल से देखते हैं। असीरगढ़ किले जो है ना बुरहानपुर है। बुरहानपुर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इस असीरगढ़ किले 3 भागों में बटा था, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग को असीरगढ़, मध्य भाग को कमरगढ़ और निचला भाग को मलयगढ़ बोला जाता था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ये किला स्थित है। इसको बुरहानपुर किले के नाम से भी जाना जाता है, और भी इनके नाम है। बाग ए दक्कन, दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। इतना बड़ा किला है, इसका दरवाजा है ना कि अंदर कोई घुस ही नहीं सकता। कलोद ए दक्कन, दक्षिण की कुंजी, कलोद ए दक्कन दक्षिण की कुंजी कहा जाता है। किधर से आवाज आ रहा है? खट 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 खट, पता नहीं। बुरहानपुर में गुप्तेश्वर महादेव की मंदिर है। और आपने नाम सुना होगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत में जो कृष्ण उसको श्राप दे देता है, श्राप देने के कारण वो अभी भी जीवित है। और गुफा से, बुरहानपुर में एक गुफा है, ठीक है ना, उस गुफा से एक रास्ता जाता है थोड़ी देर बाहर। यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव की मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है इसको, इस मंदिर को, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के। और इसकी पूजा करता है अश्वत्थामा। सुबह 4 बजे ही पूजा हो जाता है इसका, और कोई आज तक नहीं देखा है। लेकिन लोगों का कहना है कि मंदिर का दरवाजा बंद होने के बाद भी पूजा कैसे हो जाता है। तो लोगों का कहना है कि मतलब शायद कभी कोई देखा होगा, एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को, शायद ऐसा ही लगता है। लेकिन आज तक कोई कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा अश्वत्थामा के बारे में। आइए, ये तो बाहर का टॉपिक है, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। बुरहानपुर किले में गुफा में छिप के रहता है अश्वत्थामा और पूजा करके निकल जाता है। अब असीरगढ़ किले का निर्माण कौन करवाया? असीरगढ़ जो किला था वह कोई तो निर्माण करवाया होगा। जैसे आगरा किला, इंडिया गेट, लाल किला, ये सब का निर्माण किसने करवाया? तो असीरगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया? तो आशा अय्यर ने करवाया, आशा अय्यर ने। लेकिन क्यों करवाया? इतना बड़ा किला का निर्माण करवाना क्यों करवाया? और ये बात पच नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दे कि आशा अय्यर ने करवाया, और पशुओं को रखने के लिए करवाया था। भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा को रखने के लिए करवाया था इतना बड़ा किला। लेकिन बाद में वहाँ पे राजा बहादुर शाह फारूकी का राज हो गया, और बहादुर शाह फारूकी पे जब अकबर ने आक्रमण किया तो किला खोल ही नहीं पा रहा था अकबर, जीत ही नहीं पा रहा था। इतना बड़ा किला था, दरवाजा था कि दरवाजा खुलेगा तभी तो सेना अंदर घुसेगी। तो अकबर बहादुर शाह फारूकी कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा क्यों हुआ? कि किला के अंदर तो नागरिक भी रहते थे। किले का दरवाजा ना खोलने के कारण अकबर 6 महीने से लगातार डेरा डाला था। अकबर ने किले के भीतर सोने की अशर्फियाँ अंदर फेंकवाना चालू कर दिया। सोने के सिक्के वगैरह जो भी थे अकबर ने किले के भीतर फेंकवाना चालू कर दिया। अब 6 महीने से डेरा डाला है, किसको पता कि भाग गया अकबर के, वहीं पर खड़ा है। तो लोगों को लगा कि सोने की बारिश हो रही है वहाँ पे, जनता को, सैनिक वगैरह को, और उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला से अकबर की सेना अंदर घुस गया और असीरगढ़ किले को जीत लिया। असीरगढ़ बहादुर शाह फारूकी को मार के भगाया और जीत लिया। और इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ किले जीतने के लिए सोने का चाबी का इस्तेमाल किया, सोने की असिरपी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे सोने की चाबी, सोने की कुंजी का इस्तेमाल किया असीरगढ़ किले जीतने के लिए। ये आखिरी युद्ध था 1601 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1601 ईस्वी में आखिरी युद्ध था किसका? अकबर का। आइए अकबर के बारे में कुछ डिटेल से देख लेते हैं, और भी कुछ छुटा हुआ है। तो अकबर के समय पहला विद्रोह जो हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था। उज्बेकों ने विद्रोह किया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, इसलिए जो पूछा गया है वही टॉपिक है। तो 1564 में पहला विद्रोह हुआ था अकबर के खिलाफ। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि 1564 में अकबर ने कौन सी प्रथा को समाप्त या चालू किया था, ठीक है ना। विद्रोह जो हुआ था 1585 में हुआ था, कश्मीर विद्रोह, पहला विद्रोह अकबर के खिलाफ। कवायली लोग किया था, जहाँ पे बिरबल की हो जाती है मृत्यु, मैंने बताया आपको। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, आपको मैंने बताया है। और यहाँ पे देखिए
एकमात्र ऐसा मुस्लिम था जो हिंदू की तरफ से लड़ा था, महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा था, जिसका नाम था सरदार हकीम खां। बहुत सारे हिंदू अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन एकमात्र ऐसा मुस्लिम था जो महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले लेक्चर में हम युवराज सलीम का विद्रोह देखेंगे। सलीम अकबर का बेटा है, जहांगीर बहुत सारे विद्रोह करते हैं अकबर के शासनकाल में, तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो ये थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में इसको पढ़ा दिया, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है तो पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा है, और इतना बढ़िया नॉलेज दे रहा हूँ आपको, एकदम डीपली नॉलेज नोट्स के माध्यम से। और नोट्स बनाना आसान नहीं होता है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो कहाँ से बनाएं, नहीं क्या लिखे नहीं लिखे, कि पूरा किताब ही लिख ले समझ नहीं आता है, खास करके नए बच्चों को। तो अगर नोट्स बनाना नहीं आता है तो मेरे इस नोट्स को आप कॉपी करके देखें, सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल होम पीसीएस को। अब क्या बोले, अगर नहीं कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं। फिर ठीक है, चलिए बाय बाय। अगला लेक्चर हम ये सलीम के जहांगीर के बारे में देखेंगे, फिर चांद बीबी के बारे में देख लेंगे, और उसके बाद लगभग अकबर का टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन, नहीं कीजिएगा क्या करें। थैंक यू।